बात करने जा रहे हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का केमिकल बॉन्डिंग का, दिस इज़ कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में हम देखेंगे कि ये किस तरह से चलती है। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट कि जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ठीक है, ये हमें ये बताती है कि बॉन्ड किस तरह बनता है। वी ऑल नो दैट कि हमारे पास आपने एक ना एफएससी में एक पोटेंशियल कर्व पढ़ी होगी, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर इस साइड पर यानी इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ना, दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये एक्स एक्सिस पर हम कह रहे हैं इस साइड पर इंक्रीज़ हो रहे हैं और इस साइड पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। से ये पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस इज़ ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी एरिया। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो एटम्स एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है, दो एटम्स एक दूसरे से दूर हैं, तो उनके दरमियान आपको ये पता है कि जो रिपल्जन होती है वो कम होती है। ठीक है, सो अपर एरिया ऑफ ज़ीरो से ऊपर जब पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब रिपल्जन ज़्यादा है, और जब ज़ीरो से नीचे पोटेंशियल एनर्जी है तो फिर क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा है। सो जब दो एटम एक दूसरे से करीब होते हैं, ठीक है, सो जब दो एटम एक दूसरे के करीब हैं, एक ऐसे डिस्टेंस पर हैं, दो न्यूक्लियस हैं जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन हैं और वो दोनों कंबाइन होने जा रहे हैं, जब एक दूसरे से करीब एक कंपेरेबल डिस्टेंस पर हैं, तो तब उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। तो जब अट्रैक्शन होती है तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। ठीक है, अभी उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है। ठीक है, अब ये जितना एक दूसरे के करीब आएंगे, ये इधर जाना शुरू होगा, ये इसके करीब आना शुरू होगा, तो दोनों जब एक दूसरे के करीब आना शुरू होंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप करना शुरू कर देगी। ये और करीब आएंगे और पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी, तो अल्टीमेटली ये पोटेंशियल एनर्जी एक लोएस्ट पॉइंट पर आएगी, जहाँ पर ये एक दूसरे के इतने करीब होंगे कि ये बॉन्ड बना रहे होंगे। सो एट दिस पॉइंट हम इसको कहते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। एट दिस लेवल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है, ज़ीरो से नीचे आ गई है, नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर ये एटम एक दूसरे से और करीब आते हैं, यानी मज़ीद करीब आते हैं, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी राइज करना शुरू कर देगी, क्योंकि अब रिपल्जन बढ़ना शुरू हो गई है और रिपल्जन एकदम ऊपर चली जाती है। सो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ये और डिस्टेंस उनका इस तरह है जहाँ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम है, यानी इस पॉइंट पर बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ये एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है जहाँ पर दो एटम या दो न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। और ये जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट इसका क्या है, दिस लोएस्ट पॉइंट इज़ एक्चुअली द पॉइंट जहाँ पर हम ये कहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से नीचे है। तो ये जो एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, और यही इसकी बॉन्ड हम कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, और ये इसका बेसिकली ये जो ये अट्रैक्शन मैक्सिमा है, जहाँ पर अट्रैक्शन मैक्सिमम जनरेट हो रहा है। सो दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। इसका मतलब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, व्हेन इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई वो क्या हो जाती हैं, लोअर हो जाती हैं, ये लोएस्ट होती हैं। ठीक है, और एट दिस पॉइंट आपके पास क्या होता है कि ये हमारे पास बेहतरीन किस्म की वो है, क्या कहना चाहिए, स्टेट है जहाँ पर मैक्सिमम बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड डेवलप हो रहा है, और ये ज़ीरो से यहाँ तक का जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, ये बेसिकली आपकी बॉन्ड एनर्जी कहला रही है। ठीक है, सो ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है जो हमें अप्रोप्रिएट केसेस में हम ये बात करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि इसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके बारे में हम कहते हैं कि यानी हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें अगर हम कहें कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, तो हम अगर केमिकल बॉन्ड को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ इफ़ेक्ट दैट actually causes the atom to be joined, ठीक है, in structure।
ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम ये कहते हैं कि जो एटम्स हैं, ठीक है, जो क्या करता है, एटम्स को बाइंड करके रखता है, ठीक है, ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाता है. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ साइंटिफिक मॉडल्स जो बेसिकली इस बॉन्ड को, केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, आपको जो केमिकल बॉन्डिंग है, राइट, योर केमिकल बॉन्डिंग इज एक्चुअली एक्सप्लेन्ड बाय, ये एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन्ड बाय टू टाइप ऑफ फिनोमेनास. ठीक है, ये दो तरह के फिनोमेना से हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्लेन होते हैं. ठीक है, एक एक्सप्लेन बाय वन फिनोमेना हम कहते हैं, या हम केमिकल बॉन्ड को कहते हैं. ठीक है, कि जो है ना, जिससे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटेड फिनोमेना है. इट इज़, ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, इट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन, या इट इज़ अ साइंटिफिक मॉडल टू एक्सप्लेन the prediction of properties. So it is a tool. So it is a tool to predict, right, properties of molecules. So properties of molecules को ये क्या करता है, predict करता है. और दूसरा है it is a tool, ये जो यही scientific chemical bonding scientific explanation और model है, तो it is a tool to predict properties of or to explain the investigated phenomena, right. यानी आपके पास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को, या कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए आप केमिकल बॉन्डिंग के टूल को यूज़ कर सकते हैं. या आप ये कर सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी किसी मॉलिक्यूल की, कोई फिनोमेना किसी मॉलिक्यूल में अपेयर हुआ है, उस फिनोमेना को भी एक्सप्लेन आप केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेसिकली कर सकते हैं. सो केमिकल बॉन्डिंग के जो मॉडल्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, उनमें दो तरह के मॉडल हैं. एक को हम कहते हैं क्लासिकल मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, और दूसरे को हम कहते हैं क्वांटम, राइट, मैकेनिकल मॉडल. ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये दो तरह के मॉडल हैं जो बेसिकली हम कहते हैं कि बॉन्डिंग को, केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, सो अब हम सबसे पहली जो चीज़ पर आ रहे हैं वो है क्लासिकल मॉडल, कि बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं. बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास क्लासिकल मॉडल है, जिसके मुताबिक हम किसी भी केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, वो जो क्लासिकल बॉन्डिंग ऑफ ए क्लासिकल मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है, उसकी तरफ हम आ रहे हैं सबसे पहले. सो हम कहते हैं कि इन द केस ऑफ क्लासिकल मॉडलिंग, केमिकल बॉन्ड क्या है कि उसको हम बेसिकली केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, हम इसको कहते हैं कि it is in the chemical bond formation consideration of keep in mind electrostatic, ठीक है, interactions की हम बात करते हैं. यानी जो हमारे पास क्लासिकल मॉडल है, हम उसमें हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस की, और इसकी बेसिस पर हम बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस, क्लासिकल मॉडल ये कहता है कि हमारे पास जो बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, राइट, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मॉडल, केमिकल बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, ये दो तरह का है केमिकल बॉन्ड. ठीक है, वन टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. वन टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, आयनिक बॉन्ड. इसमें एक को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, राइट, और दूसरे को हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड. ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ या क्लासिकल मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, राइट. सो जब हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट
इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू आइंस। ठीक है, दो आइंस के दरमियान। अब वो दो आइंस कौन से हैं? एक आइन कैटाइन है और एक एनाइन है। तो आप सारे जानते हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। आयनिक बॉन्ड को सबसे पहले जिसने एक्सप्लेन किया या ये इस फिनोमेना के ऊपर बात की, वो एक जर्मन साइंटिस्ट था। ही वाज डिस्कवर्ड बाय या एक्सप्लेन्ड बाय मिस्टर जर्मन साइंटिस्ट, राइट? हिज नेम वाज मिस्टर वाल्डर कॉसल। ठीक है, इन 1915, राइट, 1915 में ये सबसे पहले ये वाला जो 1915 में मिस्टर वैदर कास्लर ने क्या किया कि उसने आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, क्लासिकल मॉडल एक्सप्लेन किया ऑफ बॉन्डिंग, जिसे हम क्या कह रहे हैं, आयनिक बॉन्डिंग। जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो है आपको कहते हैं कि इट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, but it is created by the sharing of electrons की शेयरिंग से जनरेट होता है। ठीक है, और इसे किसने एक्सप्लेन किया? इसे सबसे पहले इट नेम वाज गिलबर्ट न्यूटन लुइस। ठीक है, एंड ही वाज अमेरिकन साइंटिस्ट, USA का साइंटिस्ट था ये। इन 1916 इसने ये एक्सप्लेन किया सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर को। और आप सारे जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक, फॉर एग्जांपल दिस इज़ फ्लोरीन एटम और ये दूसरा फ्लोरीन एटम क्या कर रहा है, एक फ्लोरीन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ला रहा है, एक यहाँ ला रहा है, और क्या हो रहा है, हमारे पास बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और दैट बॉन्ड इज़ एक्चुअली अ कोवलेंट बॉन्ड। और फिर हम कहते हैं कि ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक को हम कहते हैं पोलर बेस्ड और एक को क्या कहते हैं, नॉन पोलर बेस्ड। और फिर ये मॉलिक्यूल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो पोलर या नॉन पोलर हैं, उनको हम बाद में ज़रा उसमें हम जाएंगे। सो हमने सबसे पहले अब जो नेक्स्ट स्टेप देखना है, हम पहले स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड और फिर हम आयनिक बॉन्ड के नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे। This is the lecture number. This is number 4. Okay. So अगर हम आयनिक मॉडल, सबसे पहले हम आयनिक मॉडल की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो मॉडल ऑफ दिस, इसमें हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि ये बॉन्ड बनता क्यों है। ठीक है, और ये कैसे बनता है। क्वेश्चन क्यों बनता है और ये कैसे बनता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो हैं वो बेसिकली एक्सप्लेनेबल हैं और इसी बेसिस पर हम इसको आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, आपको ये पता है कि जो टू ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, सो टू ऑपोजिट चार्जेस, वी नो दैट कि टू ऑपोजिट चार्जेस, राइट, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये अट्रैक्शन, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम यहाँ नाम दे रहे हैं आयनिक बॉन्ड का, जब दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। ठीक है,
सो इनको हम आयनिक बॉन्ड का इस अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड का नाम दे रहे हैं। जैसे आप सब ने पढ़ा है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, जो हम बिल्कुल ओरिजिन पे अगर हम जाएं, ओरिजिन ऑफ, अब हमें अगर केमिकल बॉन्ड के आयनिक बॉन्ड को पढ़ना है तो हमें ये पढ़ना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ आइंस राइट कैसे है। यानी एक न्यूट्रल एटम है, फ्रॉम न्यूट्रल एटम, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम है, उससे न्यूट्रल एटम से चार्ज कैसे बनता है और वो क्यों बनता है, राइट। जब हमें ये आंसर मिलेगा कि वो चार्ज क्यों बनता है और कैसे बनता है, तो हमें पता चलेगा कि आयनिक बॉन्ड फिर क्यों बनता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम ना इसको एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू मेजर, आप कह सकते हैं फिनोमिनास, ठीक है, जो आयनिक बेसिस की ओरिजिन बनता है, ठीक है, राइट। आयनिक बेसिस की ओरिजिन बनता है स्टेबिलिटी। सबसे पहले कोई भी बॉन्ड है, एनी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज़ एक्चुअली टू अटेन, वो हर एक एटम इसलिए लेता है टू अटेन स्टेबिलिटी। हर एटम इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाता है ताकि वो क्या कर सके, वो स्टेबिलिटी जनरेट कर सके, वो स्टेबिलिटी कर सके, गेन कर सके। एंड टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ मेजर रूल्स जिनके ऊपर हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। एक तो आप सारे जानते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड एज डुप्लेट रूल। अब डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल और दूसरा रूल है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये आप सब ने पढ़ा है, ठीक है। ये दो रूल्स आप सबको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके बराबर करनी है हमने, ये हम कहते हैं कि टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इक्वल टू द नोबल गैसेस। तो हम कहते हैं कि एवरी एटम, ठीक है, ट्राइज टू अटेन electronic configuration, right, similar like noble metals, noble gases, sorry not metals, noble gases। अब नोबल गैसेस के बराबर क्यों करना चाहता है, क्वेश्चन राइजेस कि ये नोबल गैसेस के बराबर क्यों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना चाहता है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितनी नोबल गैसेस हैं उनका आउटर मोस्ट शेल जो है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। अब आउटर मोस्ट शेल अगर कम्प्लीटली फिल्ड हो तो स्टेबिलिटी का क्या चक्कर है, क्यों स्टेबल है। आउटर मोस्ट शेल अगर फिल नहीं है तो हम कह रहे हैं कि वो स्टेबल नहीं है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करता है, ठीक है। और नोबल गैसेस हम कहते हैं दे आर स्टेबल, तो इसका मतलब यह है कि नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल जो कम्प्लीटली फिल्ड है वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो हम इसकी तरफ अगर हम आएँ तो ऐसा क्यों होता है कि आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी नोबल गैसेस हैं ज़्यादातर का आउटर मोस्ट शेल जो है वो NP है, राइट, NS and NP। N मीन एनी टाइप ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो ये दूसरा शेल भी हो सकता है, तीसरा किसी का फेल है, किसी का दूसरा कम्प्लीटली फेल्ड है, किसी का तीसरा फेल्ड है, किसी का चौथा फेल्ड, पांचवा फेल्ड, छठा फेल्ड। अब अगर आप देखें तो आप ये जानते हैं कि S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। अगर P में 6 पूरे हो जाएं, इसी तरह D में कंप्लीट 10 आ सकते हैं और F में कंप्लीट 14 आ सकते हैं। अगर D कम्प्लीटली फेल्ड हो, F कम्प्लीटली फेल्ड हो, S कम्प्लीटली फेल्ड हो, P कम्प्लीटली फेल्ड हो, तो इस मीन दैट इज़ वेरी वेरी स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो नोबल गैसेस में ज़्यादातर P कम्प्लीटली फेल्ड है, इट मीन्स दे आर स्टेबल, राइट, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल P में ख़त्म हो रहा है, तो P कम्प्लीटली फेल्ड है। अब अगर P कम्प्लीटली फेल्ड हो तो वो क्यों स्टेबल होता है, वाई इट इज़ स्टेबल, कि वो P कम्प्लीटली फेल्ड अगर हो तो वो क्यों स्टेबल है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ये P है, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये P 3 तरह के हम पढ़ते हैं, PX, PY, PZ, और ये कम्प्लीटली फेल्ड है। तो ये याद रखें कि P इसलिए जब भी कोई ऑर्बिटल कम्प्लीटली फेल्ड होता है उसमें
उन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी उस ऑर्बिटल के अंदर जो जो उसके सब पार्ट्स हैं उन सारों की एनर्जी सेम होती है, और उनमें जिन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम है, जैसे इसकी स्पिन और इसकी स्पिन सेम है, इस तरह इसकी स्पिन और इसकी स्पिन सेम है, तो जब इनकी स्पिन सेम होती है तो दे ऑल आर एक्सचेंजेबल, क्योंकि एनर्जी बराबर है और स्पिन भी बराबर है, तो इसलिए ये अपनी पोजीशंस एक्सचेंज करते हैं। जब ये पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो इसको कहते हैं एक्सचेंजेबल पोजीशंस, चेंजेबल एक्सचेंजेबल पोजीशंस। तो जब एक्सचेंजेबल पोजीशंस, और इसी तरह ये देखें यहाँ पे भी जो दूसरे 3 हैं वो भी अपनी पोजीशन से एक्सचेंज करेंगे, तो दे और एक्सचेंजेबल पोजीशंस नंबर 1। नंबर 2, अब ये पोजीशन जब एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर इन पोजीशन को एक्सचेंज करने के लिए एनर्जी भी चाहिए होगी, उस एनर्जी को कहते हैं एक्सचेंजेबल एनर्जी, एक्सचेंजेबल एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर P कम्प्लीटली फेल्ड हो तो उसकी 1, 2 और 3 ये हो गई, 1, 2 और 3 ये हो गई, तो टोटल 6 एक्सचेंजेबल पोजीशंस हैं और इसी तरह 6 एक्सचेंजेबल एनर्जीज हैं। तो जितनी ज़्यादा एक्सचेंजेबल पोजीशंस होंगी उतना ही एक्सचेंजेबल एनर्जी लोअर होगी और उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट। आप कहते हैं ना बेंजीन इज़ मोर स्टेबल, तो उसमें भी काफ़ी हद तक यही चीज़ है, रेजोनेंस है ना, ठीक है, एक्सचेंजेबल एनर्जी कम है, तो इट मीन्स ये एनर्जी जो है ना, ये जितना आपके पास एक्सचेंजेबल पोजीशन ज़्यादा होंगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसलिए अगर P कम्प्लीटली फेल्ड है तो वो ऑर्बिटल वो एटम क्या है, कम्प्लीटली वो मोर स्टेबल है। अब हम बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, आयन फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस सोडियम, मोर टिपिकल एग्जांपल में मैं आ रहा हूँ। आपको पता है कि जब सोडियम गैसियस स्टेट में यानी एटॉमिक स्टेट में है तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि अगर इसे एनर्जी मिल जाए तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों लूज़ करता है, और इसके लिए जो एनर्जी इसे चाहिए जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ये इसकी चाहिए होती है 494 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। सो ये क्यों चाहिए होती है इतना, राइट, क्या वजह है, ठीक, क्या रीज़न क्या है कि ये जो है वो अपना एनर्जी जो है वो क्या कर रहा है, बेसिकली ये लूज़ कर रहा है, ठीक है, इस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। क्यों लूज़ कर रहा है, क्योंकि हमें जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, सो इट बिकम 10, 3s2 एंड 3s1 एंड 3p0, ठीक है, s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका आखिरी शेल ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे, 2 इसमें आने चाहिए थे, या तो 2 इसमें हो या फिर 2 इसमें और 6 इसमें, 8 इसमें होने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो फॉलो करेगा वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर सकता है। तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट स्टेबल, इसे 8 चाहिए, तो 8 टेकअप करना इट्स डिफ़िकल्ट, राइट। तो ये क्या करता है कि अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और जब ये लूज़ करता है तो उसके नतीजे में जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या बन जाती है, 1s2 2s2 2p6। तो आखिरी शेल क्या है इसका, सॉरी, आखिरी शेल 2 है, वो कम्प्लीटली फेल्ड हो गया। तो इसका मतलब इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लिया है, यानी ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देने, इसने 1 लूज़ करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में पूरे कर लिए हैं। तो ये जो 1 लूज़ हुआ है उसके नतीजे में इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ क्या था, प्रोटॉन 11 थे, इलेक्ट्रॉन भी 11 थे। अब इस केस में क्या हुआ है, प्रोटॉन तो इसके 11 के 11 रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज 11 है, नेगेटिव चार्ज 10 है, तो क्या बचा 1 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम +1 हो गया, ठीक है। तो इसमें एनर्जी याद रखनी है कि इट्स 494 किलो जॉल पर मोल। अब हम आते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ज़ाहिर है ये इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं फिरेगा, इसे कोई टेकअप करेगा। अगर क्लोरीन गैसियस स्टेट में और वो 1 इलेक्ट्रॉन टेकअप कर ले तो ये क्लोराइड गैस बन जाती है, क्लोराइड आयन बन जाता है इसकी इन गैसियस स्टेट। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन, नाउ इट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 349 किलो जाउल पर मोल एनर्जी है, ये एनर्जी इसने लूज़ कर दी है, सो इट्स नेगेटिव साइन, ठीक।
सो अब ये इसने जब गेन किया तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया है। क्यों नेगेटिव चार्ज आया? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम ये जानते हैं कि 3s2 एंड 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये इसका लास्ट शेल है, तो इसके लास्ट शेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने पूरे होने चाहिए? 8 पूरे होने चाहिए टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो वो क्या करता है, एक गेन किया तो यहाँ 5 की बजाय क्या आ जाएगा, इस केस में 6 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसकी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई और ये नोबल गैसेस की तरह हो गया, लिहाजा इट इज़ नाउ स्टेबल। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये देखें कि सोडियम बना और ये क्लोराइड बना, और इन दोनों ने के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों ने अट्रैक्ट किया, सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक, अब ज़रा हम एक स्टेट पर जाते हैं, इस केस पर जाते हैं इधर। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक ऐसे डिस्टेंस पर जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन मैक्सिमम है। एट दिस स्टेज इसने कितनी एनर्जी लूज़ की और इसने कितनी एनर्जी गेन की, इसने कितनी लूज़ की है, इस पे हम आते हैं। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो थी ना, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, आइंस जो नेट चेंज है एनर्जी का, अगर हम नेट चेंज की बात करें तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो 494 इसने गेन की थी, राइट। और इसने कितनी लूज़ की? देखो इसने इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जी ले के इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और इसने इतनी एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन इसने इतनी एनर्जी टेकअप करके इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और इसने इतनी एनर्जी रिलीज़ करके इलेक्ट्रॉन ले लिया है, वही इलेक्ट्रॉन। अब नेट चेंज देखते हैं, टोटल 349, 449 में से 349 माइनस कर दें, ठीक है, तो आंसर आया प्लस 145 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब अगर NaCl बनना चाहिए तो जो सिस्टम में टोटल कंप्लीट एनर्जी चेंज आना चाहिए वो प्लस 149 आना चाहिए, इंक्रीज इन एनर्जी आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। इन एक्चुअल क्या होता है? इन एक्चुअल ये होता है कि जब Na पॉजिटिव गैशियस स्टेट में क्लोराइड नेगेटिव गैशियस स्टेट में मिलते हैं तो तब हमारे पास NaCl बनता है, जो कि सॉलिड चीज़ है, नमक घर में खाते हैं आप। और जो इसकी लैटिस एनर्जी है, जो ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, ये बनता है, जैसे ये बनता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो कितनी होती है? 787 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ हम कह रहे थे गेन होती है एनर्जी, यहाँ हम कह रहे हैं वो रिलीज होती है एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज, यानी एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल लेता है, तो उसकी अपनी एनर्जी, इस NaCl की एनर्जी लो हो गई ना। तो लो एनर्जी का मतलब है स्टेबल। लो एनर्जी का मतलब क्या है? स्टेबल। जितनी लो एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सो नेट चेंज अगर